बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज की कॉल दी है। उससे कबल हमने देखा कि तमाम सीनियर क़यादत की जानिब से ऐसे बयानात सामने आए कि इस बार यह एहतजाज हतमी होगा, सर पर कफन बांध के निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने तो ये भी कहा कि अगर वापस नहीं आए तो हम कह देंगे अपने घर वालों को कि हमारे जनाजे उठा के ले जाए। तो अब कुछ ऐसा मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है कि यह हतमी एहतजाज होगा और इसमें हम कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। कुछ बुनियादी मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सामने रखे हैं। अब बड़ा चैलेंज लोगों को निकालना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से तो उनकी हुकूमत है और उन्होंने वोट भी वहाँ पर ज़्यादा हासिल किए हैं। वहाँ से तो लोगों को आराम से अली अमीन गंडापुर हमने देखा कि पिछले गुज़िश्ता 2 एहतजाजों के अंदर लेकर आए। लेकिन पंजाब से क्या कोई बड़ा काफ़िला वहाँ पर चला जाएगा और हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाएगी, ये भी एक अहम सवाल होगा इस तमाम तर डेवलपमेंट के अंदर। स्मॉग का भी एक इशू इस वक्त चल रहा है, वो भी देखना होगा कि क्या स्मॉग मुतासिर कर सकती है क्या एहतजाज को। और फिर क्योंकि हुकूमत की एक हिकमत अमली हमने देखी कि हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए उनकी जानिब से आंसू गैस के शेल फायर किए जाते हैं। तो ये 24 नवंबर तो साजगार माहौल नहीं होगा कि आंसू गैस के शेल फायर किए जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हम इस किस्म की चीज़ों को रोकने के इकदाम हुकूमत कर रही है। अब गुज़िश्ता एहतजाज के हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बुनियादी मेन स्ट्रीम कायदीन है वो हमें नज़र नहीं आए। अली अमीन गंडापुर साहब जो मकाम मुख्तस किया गया था वहाँ तक नहीं पहुँचे, उससे पहले ही गायब हो गए गुज़िश्ता 2 एहतजाजों के अंदर। तो इस बार क्या वो उस मुकर्ररा मकाम पर पहुँच सकेंगे, ये भी एक अहम सवाल है। फिर इस एहतजाज का ऐलान अलीमा खान ने बुनियादी तौर पर किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि हतमी एहतजाज हम करने जा रहे हैं। और आज ये खबरें सामने आई कि बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ हिकमत अमली के हवाले से एक कमेटी की सरबराही करनी है या एक कमेटी के अंदर मौजूद है। लेकिन ये भी खबरें आई कि अलीमा खान को वहाँ पर मदऊ नहीं किया गया या उस कमेटी के अंदर वो मौजूद नहीं है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमा ये कहते हुए सुनाई दिए कि हम चाहते थे कि एहतजाज थोड़ा डिले से हो ताकि हम पूरी तैयारी कर लें, हमें तैयारी करने का मौका मिले, एकदम शायद हम एहतजाज के अंदर उस तरह मौसर तरीके से सामने ना आ सकें। तो ये भी एक अहम सवाल होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इट्सेल्फ तैयारियां मुकम्मल हैं और क्या हम 2-3 मुख्तलिफ लोगों को देखेंगे कि जो लीड करेंगे और फिर मरकजी कायदीन क्या बुनियादी तौर पर हमें नजर आएंगे, और क्या हमें बुशरा बीबी भी नजर आ सकती हैं किसी एहतजाज को लीड करते हुए या किसी ग्रुप को लीड करते हुए। तो ये है तमाम तर सूरत हाल जिसके हवाले से आज प्रोग्राम में बात होगी। सीनियर तज्ज़ियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद, साकिब रशीद साहब, तीनों मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले नजमुल साकिब साहब, आपकी जानिब रुख करूंगा। ये फरमाइएगा, 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने देखा 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद बहुत दफ़ा जलसे भी कर चुकी है, एहतजाज की कॉल भी दी गई है और एहतजाज किया भी किया है। तो इस बार नया क्या होगा जो इसको कामयाब बनाने के लिए या मुनफरिद बनाने के लिए हो सकता है हिकमत अमली के अंदर? सबसे पहले तो ज़ौक ये देखते हैं कि 24 नवंबर की सुबह 7 सवा 7 बजे तक क्या कोई अडयाला में दोबारा मीटिंग हो रही है, होगी नहीं होगी, या 23 की रात को रात गए कोई ख़बर आएगी कि जी हमने मनसूख कर दिया। पहले तो इसको देखना, लिहाजा कोई भी इस वक्त ये नहीं कह सकता कि ये एहतजाज हो भी रहा है कि नहीं। कॉल तो आ गई, कॉल आ गई, लेकिन एहतजाज हो रहा है कि नहीं, और ये कि जी कैसे होगा, टीमें बन रही हैं वगैरह वगैरह। आपने पूछा है कि नया क्या हो रहा है, तो पहले तो 4-5 चीज़ें देख लेते हैं कि इस एहतजाज में और जो इससे पहले हो चुके हैं उनमें नया क्या है। सबसे पहले तो ये है कि बुशरा बीबी मैदान में है, ये पहले नहीं हुआ। दूसरा ये है कि ये कॉल अलीमा खान देती हैं, खान की बहन खुद भी मैदान में है अपनी दूसरी हमशीरा के साथ। तो ये हुआ कि ख़ानदान हम देख रहे हैं कि मैदान जंग की तरफ आ रहा है और उसमें पता लग रहा है जी बुशरा बीबी टीमें बना रही हैं, हिदायत दे रही हैं वगैरह वगैरह। ये नया हो रहा है। फिर ये नया ये हो रहा है कि पाकिस्तान में होता था पहले एहतजाज, अब ये बताया गया है कि ये दुनिया भर में यानी 193 ममालिक हैं। मेरा ख्याल है कि इजराइल बीच में नहीं होगा, आर्मेनिया बीच में नहीं होगा और शायद हिंदुस्तान भी बीच में ना हो। तो ये 3 निकाल दें आप, तो तकरीबन 190 ममालिक में एहतजाज करने का ऐलान हुआ है। तो ये बिल्कुल नई बात है। नई बात एक और भी ये नज़र आ रही है कि लीडरशिप बटी हुई है। लीडरशिप वो जो कि इस वक्त पीटीआई की है और उसमें साफ शिगाफ नज़र आ रहे हैं कि जिस तरीके से उनके बयानात आ रहे हैं। फिर यह है कि जो इंतज़ामात हो रहे हैं वो इतने ज़्यादा
सही तौर पे नहीं नजर आ रहे, अभी तक कुछ पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि कभी कहते हैं जी हमारा स्लोगन होगा मरो या मार दो, तो कभी आता है जी करो या मार दो, और उसके बाद ये है कि इसके भी कॉन्टूर्स की समझ नहीं आ रही क्या वाकई, और ये भी नहीं पता चल रहा कि ये जो मोटो दिया गया है, ये जो स्लोगन दिया गया है, क्या ये वाकई दिया भी गया है कि नहीं। ये कुछ चीजें हो रही हैं नई, उसी तरफ से जो पुरानी चीजें हुकूमत की तरफ से हैं जिसका आपने जिक्र किया, वो वैसे ही होगा, जाहिर है वो कैसे आने देंगे, क्योंकि वो तो बात करते हैं कि जी इनका लबो लहजा देखिए। अगर आप हमले की नौयत से आते हैं, हम हमले की उससे आते हैं यानी ये सोच के, तो जाहिर है कि उसका सदेबाब किया जाएगा, उसका तोड़ निकाला जाएगा। एक नई चीज और मुझे याद आई कि जो नई होगी वो ये कि पहले ये था कि एहतजाज करने आ रहे हैं, फलां जगह पे जाएंगे और फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। नई बात इस दफा ये हुई है कि उन्होंने कहा जी कि हम जाएंगे और उस वक्त तक वहां रहेंगे, उस वक्त तक ता वक्ते के हमारे तमाम मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं हो जाते, और मुतालबात का हम सबको पता है कि उनके क्या है। अभी तक पता नहीं चला कि जो क़यादत है पीटीआई की वो इस कॉल के बारे में कितनी संजीदा है, क्योंकि इससे पिछला जो एहतजाज हुआ था उसमें तो इनकी क़यादत नज़र ही नहीं आई थी। अली अमीन गंडापुर सब नज़र आए थे, अल्लाह की हुई यानी उसकी यानी बहुत करम फरमाई थी, उसके हुक्म से वो आए और आके चले गए। वो जो विनी विशी विकी है ना कि आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, और उसके बाद वो अपने तौर पे कॉन्कर करके चले गए थे। देखिए 2-3 बयानात क्विकली आपको बताता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि इस वक्त लीडरशिप जो है वो क्या सोच रही है, उनके सामने एहतजाज है या कुछ और है। पहला बयान है आता है अली मोहम्मद खान साहब का। वो कहते हैं कि हमारी पार्टी एक खानदान तक महदूद नहीं है। अब ये किस खानदान की बात हो रही है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, यानी इसका मतलब ये है कि ये चीज़ अब अंदर तक सरायत कर चुकी है कि ये जो ख़वातीन कुछ आ गई हैं ये ख़ानदान की हैं, और यहाँ पे एक यानी बहुत ही अजीबोगरीब सा तज्जिया सामने आ रहा है कि वो जो मौरूसियत थी जिसके बारे में खान साहब बात करते थे कि जी पीपल्स पार्टी में मौरूसियत है कि बाप का बेटा और यानी वालिदा का जो है वो साहिबजादा आ गया, और इधर से नून में ये आ गए, और JUIF में जो है उनका साहबजादा आ गया। तो अब कुछ लग रहा है कि ये मौरूसियत जो है शायद PTI में भी जा रही है। क्विकली बताएंगे कि इस वक्त क्यों इसकी कॉल दी गई, ये इस वक्त की आखिरी बात है, इस वक्त क्यों कॉल दी गई और इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, और फिर ये कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। मुज़ाकरात की बात चली नहीं, डील इस्टेब्लिशमेंट से हुई नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हम करते ही नहीं है। फिर उसके बाद ये है कि अमेरिकी कांग्रेस हो या उधर से कोई ख़तो किताबत हो या UK से कोई ख़तो किताबत हो या IMF को ख़त हो, कुछ नहीं चला। हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात जो अब इतनी देर हवा में रही कि वो आएंगे और आते ही फ़ोन करेंगे, उसकी भी कोई उम्मीद इनको नज़र नहीं आ रही। जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बने, उसके बाद ये है कि फिर एक एक्सटेंशन का कानून भी आ गया। एहतजाज होगा ये पता चलेगा 6:45 बजे 7:15 बजे 24 तारीख को, और अगर ये होता है और ये वाकई ऐसा करते हैं कि उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कि इनके मुतालबात पूरे नहीं होते, तो शायद कुछ ही किस्म का कोई थोड़ी सी हलचल वगैरह इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में देखने को आए। जहां दुनिया भर की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि इस कॉल पे ये सारी दुनिया जो है इकट्ठी होकर तो उस दिन एहतजाज करेगी। राव साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज क्या होगा, आपको क्या लगता है? एक तो ये बताइएगा कि इस बार ख़वातीन हिकमत अमली बना रही हैं, एक तरफ वज़ीर आला पंजाब होंगी, पंजाब से जो लोग निकलेंगे उनको रोकने के लिए, और दूसरी तरफ लीमा खान हमें नज़र आ रही हैं, सरगर्म नज़र आ रही हैं, फिर बुशरा बीबी हमें सरगर्म नज़र आ रही हैं, और दूसरा आपको लगता है कि कोई डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं इस तनाजुर में, नहीं कि इस्लामाबाद पहुंचना कैसे है, इस तनाजुर में कि लोगों को घरों से बाहर निकालना कैसे है, क्योंकि इससे पहले एहतजाज के हवाले से लोगों को जो लीडरशिप थी वो छोड़कर वहां से गायब हो गई। जी, ये बुनियादी उसमें जो नुक्ता है वो यही है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि जो PTI है उसके साथ जो कुछ हुआ 2-3 सालों में, शायद पाकिस्तान में इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती जिस लेवल की ब्रूटैलिटी हुई है पुलिस के हाथों और हुकूमत के हाथों। उससे उनको सियासी तौर पे तो नुकसान नहीं हुआ,
लेकिन एक जो फियर फैक्टर जो होता है ना, वो ऐसी सूरत हाल में पैदा हो जाता है कि कारकुनों के अंदर एक होता है कि यार निकलेंगे फिर जेल में 6 महीने 8 महीने, तो पता नहीं क्या होगा, कब ज़मानत होगी, किस तरह से मामला आगे चलेंगे। तो अभी तक तो जो हुकूमत का रवैया रहा है एहतजाज के ख़िलाफ़ वो यही रहा है कि अभी एहतजाज शुरू नहीं होता तो वो अपने एहतमाम और सारे डंडा सोटा लेके और आंसू गैस लेके पहुंचे होते हैं, पहले से ही सड़कें खोद देते हैं और कंटेनर लगा देते हैं, गलियों तक को बंद कर देते हैं। तो वो जो चीज़ है वो बहरहाल मौजूद है। उसका एक पहलू तो ये है कि पीटीआई के कारकुनों के लिए मसला है, तो वो बड़ा सब इसमें एक मंतक ये भी दी जाती है कि वो कहते हैं कि आप एहतजाज करने आए, मुख्तस मकाम पर आए, आप वहां से वापस चले जाएं। अगर कोई ये कहकर आएगा कि अब तब तक एहतजाज करेंगे जब तक आप इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर तो मेरे ख्याल से हुकूमत नहीं आने देगी। जी, वो पहले जो एहतजाज हुआ वो यही थे कि हम डी चौक पे आएंगे, पहुंचेंगे और करेंगे सारा, तो लेकिन सड़क तो 50 किलोमीटर पीछे खोद दी थी उन्होंने, और डंडे सोटे तो 100 किलोमीटर पहले ही बरसाने शुरू कर दिए थे, सारी रात मोटरवेज बंद कर दी थी। तो फिर कौन सा आप उनको रास्ता दे रहे हैं कि वो आराम से आके चले जाएं? वो आराम से आना भी चाहें तो आप उनको आराम से आने कब देंगे? और ठीक है, हुकूमत की अपनी हिकमत अमली होती है, वो किस तरह से उसको देखती है। उसमें दो चीज़ें हो सकती है कि उनको ख़तरा ये हो सकता है कि आएंगे, बैठ जाएंगे, बड़े मसाइल क्रिएट हो जाएंगे और बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि अगर इनका वाकई इन्होंने शो ऑफ पावर कर दिया तो फिर हुकूमत के लिए तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा कि हज़ारों की तादाद में एक दफ़ा ये फियर फैक्टर निकलता है तो मेरा ख्याल आराम से 10, 20, 25 हज़ार लोग कहीं भी इकट्ठा हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो वो है। लेकिन लीडरशिप की बात आपने ठीक कहा है, वो अपनी जगह पे है। एहतजाज, ये पूरी जो पॉपुलैरिटी है वो एहतजाज में किस तरह ट्रांसलेट होती है, ये बुनियादी तौर पे आप भी पूछना चाह रहे हैं, मैं भी सोचता हूँ इस पर कि हमने देखा लीडरशिप आती है, कुछ थोड़ी बहुत आती है, बहुत सारी तो नज़र ही नहीं आती, जो थोड़ी बहुत आती है वो आगे फिर गायब हो जाती है। तो वो फिर वर्कर की आंख में चोली चलती रहती है, 10 इधर से निकले, 50 की टोली उधर से निकली, 5 उधर से निकले, पुलिस वालों ने डंडे मारे, कोई आंसू गैस की, चले गए, गायब हो गए, फिर आ गए। वो इस तरह से वो सिलसिला चलता रहता है, गाइडेंस नहीं है और प्रॉपर कोई तरीके से वो प्रोटेस्ट जिस तरह से होता है। 2014 का जो धरना था उसमें लाहौर से जब चले थे इस्लामाबाद में धरना जहाँ करना था, वहाँ पहुँचने तक वो सारी लीडरशिप भी मौजूद थी, सारे लोग इकट्ठे भी थे और वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने धरना भी दिया और इसलिए वो सक्सेसफुल रहा उनका धरना। कितने अर्सा चला ये एक अलग बात है, लेकिन ये है कि पीटीआई का एहतजाज का राइट है। और दूसरा इसलिए भी है कि वो बेचारों को इतना मारते हैं, आप इतना मारा है, अब रोने तो दें उनको, कम अज़ कम इतनी तो उनको इजाज़त दे दें। अब तो खैर बिलावल भी एहतजाज करना शुरू कर दिया उन्होंने भी। राव साहब ये लफ्ज़ निकाल दे आपने कहा इतना मारा है आपने, हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप हम पर ना करेंगे। ये आपको मैं कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मैं तो सियासी मार भी मार ही होती है, ज़रूरी नहीं कि डंडे से मारा जाए। आप आईनी अमेंडमेंट करके, आप बाकी लॉज बना के, बाकी चीज़ें करके और तोशाखाना के ऊपर नया कानून बना के और फिर जो नैब से बाहर जाना चाहिए वो फिर भी अंदर रख लेते हैं उसको, तो ये भी मार ही होती है एक तरीके से कि आप किसी न किसी के एक केस से बाहर निकलते हैं, दूसरे पकड़ के फिर अंदर कर देते हैं। ये भी मार ही है, ये कोई ज़रूरी डंडा सोटा ही हो आगे से। ठीक है, साकिब बशीर साहब की तरफ चलते हैं। मार पे एक मिसरा सुन लीजिएगा, एक मिसरा सुन लें। मैं जिससे प्यार करता हूं, मैं जिससे प्यार करता हूं उसी को मार रखता हूं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखिएगा मार को। राइट। साकिब बशीर साहब, ये फरमाइएगा कि एक तो ये जो मीटिंग हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इसके अंदर बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी हैं लेकिन अलीमा खान को नहीं बुलाया गया, क्या ऐसी ही खबरें हैं? दूसरा, एक तो चैलेंज हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, एक हुकूमत का चैलेंज है, एक पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी जो इतने अरसे से ख़ास तौर पर इन इंतखाबात के बाद पार्टी को लीड कर रही है, उसके लिए भी चैलेंज होगा क्योंकि गुज़िश्ता एहतजाजों में जलसे में तो आ जाते थे लेकिन कहीं अगर एहतजाज और लॉन्ग मार्च हो रही थी तो वहाँ पर गायब होते थे। चैलेंज तो यकीनी तौर पर है और जो 24 नवंबर का ऐलान भी किया अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर, और उसके बाद ये इतलात आई कि बुशरा बीबी भी शायद एक्टिव हैं। हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ ज़राए से उसको कंफर्म करने की, लेकिन ये चीज़ कंफर्म हुई नहीं है। यकीनी तौर पर जो बुशरा बीबी हैं वो एक मैसेजिंग का ज़रिया हो सकती हैं, इमरान खान साहब से वो मिलती हैं अडियाला जेल में जाकर, उनको यकीनी तौर पर बाहर के हालात भी वो बताती होंगी। लेकिन जहाँ तक बात है कि पीटीआई का एहतजाज मुख्तलिफ कैसे होगा, इतलात ये हैं कि इस दफ़ा वो पूरी एक तैयारी कर रहे हैं,
MPAs और MNAs को एक्टिव कर रहे हैं। पार्टी की लीडरशिप एक्टिव हो रही है क्योंकि 4-5 अक्टूबर के जो था उनका एहतजाज, उसमें लीडरशिप कहीं नज़र नहीं आई। MNAs, MPAs, सेनेटर्स को मसला था, MNAs और सेनेटर्स को, कि 26वीं आईनी तरमीम आ रही है तो वहाँ उठा लिए जाएंगे, तो अब वो इशू भी नहीं है। अब बिहाइंड द बार भी वो अगर जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, तो वो भी उनको इशू बज़ाहिर जब नहीं लग रहा, तो इसलिए वो फ्रंट से लीड करेंगे। इसी तरह यूथ पे और मुख्तलिफ तरह की वहाँ पे तैयारियाँ खैबर पख्तूनख्वा में हो रही हैं। लेकिन इस सारे तनाजुर में फवाद चौधरी साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं कि जिस एहतजाज में लाहौर ना हो तो वो एहतजाज ही नहीं है, वो कामयाब भी नहीं होता। और ये है भी, सिचुएशन भी इसी तरह ही है। सबसे बड़ा चैलेंज PTI के लिए खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, वहाँ तो बड़ी स्मूथ तरीके से वो तैयारियाँ कर रहे हैं, सबको बुला लिया है, मीटिंग्स कर रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, वहाँ से लोग भी निकल आएंगे। मसला पंजाब का है, पंजाब से बड़ी जो है वो स्ट्रिक्ट और सख्ती होगी। राना सनाउल्लाह वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं, वो कहते हैं जी मुझे तो तरस आ रहा है PTI के जो कारकुनान हैं कि हमें जो है वो जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको ये कहना पड़ेगा कि फुली क्रैक डाउन करें, तो हमें जो तरस आ रहा है तो इसलिए हम इस नैज पे ना लेकर जाएं कि सिचुएशन इस तरह जो है वो बन जाए। बाकी एक जो बात ये की जा रही थी कि उनके मुतालबात क्या तस्लीम होंगे या नहीं होंगे, मेरा ये ख्याल है कि मुतालबात से बात आगे बढ़ गई है। उनको ये लगता है कि पहले जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे तो हो सकता है मेरिट पे कुछ चीज़ें जो है वो चली जाएं और सुप्रीम कोर्ट से या अदालतों से उनको इंसाफ मिल जाए या इस किस्म की सिचुएशन। अब बज़ाहिर उनको ये तासुर मिल रहा है कि अब हुकूमत ने कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया है, जुडिशरी को ख़ास तौर पर उनका एक कंट्रोल है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए। वो जब चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे, वो बेंचेस को रोटेट भी करते रहेंगे। तो इसलिए अब वो ये आप कह सकते हैं कि बंद गली है, अब वो एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। अब बात सीधी सी है, 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, पहला उनका मुतालबा है। दूसरा मुतालबा है मैंडेट वापस किया जाए। तीसरा मुतालबा है कि जो बगैर ट्रायल के जेलों में पड़े हुए हैं उनके लोग, उनको जो है वो या एक तवील अरसे से जेलों में है और ट्रायल नहीं आगे बढ़ रहा, उनको रिहा किया जाए। तीनों मुतालबात मेरा नहीं ख्याल को माने, क्योंकि वही जो हुकूमती वजीर कहा करते थे कि इनका मैंडेट मानकर इनको हुकूमत दे दी जाए, तो फिर जो है वो हम जेलों में होंगे और ये बाहर होंगे। तो सिचुएशन तो इसी तरह की बनी हुई है। लेकिन PTI या इमरान खान, मेरा ख्याल है कि वो यही चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बिल्ड किया जाए। लेकिन इसके साथ ही एक चीज जुड़ी हुई है। एक चीज बताइएगा, ये जिस तरह नजूम साकिब साहब ने कहा था कि सुबह 7 बजे 24 तारीख, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या हुकूमत उससे पहले प्रेशर में आ सकती है? जब आप खुद कह रहे हैं कि इनको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कि तमाम चीज़ें मैनेज हो गई हैं, जब मैनेज हो गई हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा हुकूमत को कोई एहतजाज करता है तो? हुकूमत बिल्कुल प्रेशर में आएगी। आप देखिएगा 4 अक्टूबर से पहले भी हमने देखा GT रोड बंद, मोटरवे बंद, खैबर पख्तूनख्वा के सारे रास्ते बंद, जुड़वा शहर जो इस्लामाबाद रावलपिंडी है उनको इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस, हर चीज़ जो है वो बंद करके। तो इससे बड़ा क्या पैनिक होता है? यही पैनिक होता है ना। गवर्नमेंट जो वो चाह रहे हैं वो आपने खुद ही कर दिया कि लॉकडाउन करना है या पूरे शहर को बंद करना है, तो वो आप अगर खुद कर देंगे तो फिर क्या होगा। मैं एक चीज़ बात कर रहा था कि इसके साथ एक मामला जुड़ा हुआ है। कल इमरान खान साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर हुई है, वो बहुत अहमियत की आमिल है। उसमें सलमान करम राजा ने पिछले 2 साल के अंदर उनकी जो वायलेशंस हुई हैं मुख्तलिफ नौयत की, उसको जो हाईलाइट किया है। जो फंडामेंटल राइट्स थे, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई है MPOs की, या उनकी एक केस में गिरफ्तारी रिहाई होती है, दूसरे में गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये सब ने देखा है। इसी तरह लोग लापता हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्या क्या नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें हाईलाइट हुई हैं। अब देखना यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस याया अफरीदी या जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सुप्रीम कोर्ट कितनी मुख्तलिफ होगी। क्या वो जो 8 फरवरी के बाद जो पिटीशन फाइल हुई थी और जो लापता, जो इनके लोग लापता हो रहे थे, उनकी पिटीशन फाइल हुई थी, उन पर तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में कुछ नहीं हुआ। अब जो नई सुप्रीम कोर्ट में क़यादत है, नए जो चीफ जस्टिस हैं या सीनियर जज हैं आईनी जो बेंचेस के, क्या वो कुछ करेंगे? वो बहुत अहमियत की अमल जो है वो पिटीशन है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो एहतजाज है, इसके जरिए वो एक प्रेशर बिल्ड करके एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ही उस पिटीशन को जो है वो टेकअप कर ले और सुप्रीम कोर्ट सुनना शुरू कर दे, और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनना शुरू कर दे, तो फिर PTI ये कह सकेगी कि हम हमारे प्रेशर की वजह से जो ये कुछ हो रहा है। राइट, लेकिन एक तो हुकूमत के लिए ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक चैलेंज है, दूसरी जानिब इत्तेहादियों का भी एक चैलेंज है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब बात करेंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल एक तकरीर की है और उस तकरीर के अंदर उनका कहना था कि हुकूमत ने उनकी पीठ पर छुरा घोंपा है। और उन्होंने कहा, जब मैं 26वीं आईनी तरमीम के अंदर मसरूफ़ था और उसको पास कराने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, तो तमाम अपोजिशन हुकूमत ने उस वक्त कुछ ऐसे कवानीन पास किए, कुछ ऐसे कवानीन बनाए जिससे उनको इख्तलाफ था। और वो दराए सिंध पर 6 कनाल बनाने के मंसूबे पर ये मामला था जिस पे इत्तफाक राय मौजूद नहीं था। अभी उन्होंने उनकी ये खबर सामने आई, उनकी ये तकरीर सामने आई, तो पंजाब असम्बली में हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की मुखालफत के बावजूद ज़रई इनकम टैक्स पंजाब 2024 बिल मंजूर कर लिया। और इसमें पीपल्स पार्टी ने फिर वॉकआउट भी किया और एहतजाज भी किया। कुछ तजावीज़ हुकूमत यानी पाकिस्तान अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी दी गई थी, वो भी उन्होंने मुस्तरद की, और जो पीपल्स पार्टी की तजावीज़ थी वो भी मुस्तरद कर दी। तो हुकूमत सोलो फ्लाइट तो ले नहीं सकती। सबसे अहम इत्तेहादी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती, असम्बली नहीं चल सकती, नेशनल असम्बली नहीं चल सकती। और सदर भी उनके हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस का इख्तियार भी उनके पास है। तो ये जो इख्तलाफात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल सामने लाए हैं, क्या ये सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इख्तलाफात हैं? अहम सवाल ये है, या फिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मजमूई इख्तलाफात हैं? और क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी कुछ खबरें ऐसी सामने आई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक लीडरशिप के हवाले से कोई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी लीड कर रहे हैं, तो उसके बाद कौन लीड करेगा? बिलावल करेंगे, फरियाल तालपुर करेंगी, तो हमें वहाँ पर कुछ ग्रुप्स भी नज़र आते हैं। तो क्या ये उसकी वजह से भी चीज़ें सामने आ रही हैं? राव साहब, ये इख्तलाफ एक ऐसे मौके पर आ रहा है जब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज कर रही है, और फिर जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई बात हुकूमत के खिलाफ करती है तो फिर लोग ये कहना शुरू हो जाते हैं कि शायद ये इत्तेहाद अब ख़त्म होने वाला है, और शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है वो घर जाने वाले हैं और बिलावल साहब आने वाले हैं। तो क्या ये इस किस्म की खबरों में ध्यान देना चाहिए? देखिए, ये इत्तेहाद जो है ना, ये जिस दवाई से बना था वो दवाई रिएक्शन कर गई तो फिर शायद टूटे, वरना जब तक वो दवाई है पुरअसर रहेगी और ये इत्तेहाद नहीं टूटेगा। बड़ा पक्का जोड़ा गया है इसको, तो इत्तेहाद के टूटने के चांसेस तो बहुत कम है। जहाँ तक बिलावल साहब का शिकवा है, उन्होंने अंबार लगाया शिकवों का, एक आध शिकवा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने VPN का भी किया, उन्होंने कानून साजी के हवाले से भी किया, पंजाब के हवाले से भी उनका शिकवा है, फिर नहर की आपने बात की, 26वीं तरमीम के ऊपर, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर कंसेंसस होना था, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस सब पे बात की। लेकिन उसमें सबसे संजीदा बात जो मुझे लगी, जो काफ़ी सीरियस मसला लगता है मुझे, और वो सीरियस एलिगेशन है, वो है चीनी बाशिंदों के हवाले से जो उनके टेररिस्ट अटैक हुए, और फिर उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान 2.0 की बात की कि उसकी ज़रूरत है अब हमको। ये मुझे बहुत सीरियस चीज़ लगती है, और शायद ये आगे चल के इस पर मज़ीद भी कुछ ना कुछ हो। जहाँ तक उनकी है बात, वो उन्होंने कहा जी सियासत जो है इज़्ज़त के लिए की जाती है, तो मरकज़ विफाक की तरफ से ना सियासत हो रही है ना इज़्ज़त हो रही है। तो ये भी बहुत एक मेरा ख्याल है बड़ी स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, और काफ़ी नाराज़गी वाली है। गैर जज्बाती अंदाज में उन्होंने पूरी बातें की, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो वाकई बहुत सीरियस किस्म की हैं। जो पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सूरत हाल है, जब 26वीं तरमीम थी उस वक्त तो हम भी कह रहे थे, बाकी लोग भी यही समझ रहे थे कि बिलावल साहब जिस तरह उस पर कोशिशें कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि वो शायद अगले प्राइम मिनिस्टर वही होंगे, और ये हुकूमत तो शायद उस तरह कर नहीं पा रही उस तरमीम के ऊपर काम। तो सबको यही ख्याल आता था। उस दौरान एक इंसिडेंट हुआ था, जो आप अंदरूनी इख्तलाफात की बात करते हैं, जो मेरे इल्म में आया, अल्लाह बेहतर जानता है किस हद तक उसमें सच्चाई है नहीं है। बिलावल साहब मौलाना फजलुर रहमान से मिलने आए तो अचानक खबर चली कि सदर साहब भी आ रहे हैं, प्रोटोकॉल लग गया प्रेसिडेंट का और ये सारा, तो सदर साहब फिर नहीं आए। तो जब थोड़ा सा कुरेदा तो पता ये चला कि सदर साहब नहीं आ रहे थे, बल्कि बिलावल साहब को वो बुला रहे थे और बिलावल साहब नहीं जा रहे थे, तो उन्होंने अपने स्टाफ को भेजा था कि बिलावल साहब को लेके आए ताकि उनसे कोई थोड़ा सा उनको समझाया जाए कि दिल के दरिया को तो एक रोज़ उतर जाना है, इतना बेसमत न चल लौट के घर जाना है। तो वो उनकी जज्बातियत को थोड़ा कम करने के लिए एक कोशिश एक हो रही थी, तो वो तो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है। अब मसला ये है कि जो टेररिज्म के हवाले से उनकी बात है, जो चीनी बाशिंदों के हवाले से उनकी बात है, और जो ये चीज़ें हैं सारी, नेशनल एक्शन प्लान 2.0 की उन्होंने बात की है, ये काफ़ी सीरियस मसला है।
और इसको संजीदगी से लेना भी चाहिए, हमें भी लेना चाहिए, सियासी जमातों को भी लेना चाहिए, हुकूमत को भी लेना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अभी सिंध में जैसे वो इंसिडेंट हुआ तो एयरपोर्ट के आने जाने के वो जिस किस्म के उन्होंने की है पाबंदियाँ वगैरह सारा उन्होंने कुछ स्टेप्स उस पर लिए हैं। लेकिन ये ओवरऑल क्योंकि बड़ा सीरियस मसला इसलिए जो है ना वो नहीं तो राव साहब ये भी फरमाइएगा ना ये बिलावल साहब का शिकवा है या ये पीपल्स पार्टी का शिकवा है? ये मेरा ख्याल है ओवरऑल शिकवा है, लेकिन शायद हुकूमत से नहीं है। वादों की अगर बात करते हैं, बात करने लगा था कि हुकूमत वादे करके मुकर गई है, वो ये कह रहे हैं किसने उनसे वादा किया, क्या वादा किया, जब अलायंस बना था उस वक्त क्या वादे हुए, जब 26वीं तरमीम की बात हो रही थी उस वक्त क्या वादे हुए, और जुडिशल कमीशन का वो तो बता चुके हैं कि मैंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि वो हमें मुनासिब उसकी नुमाइंदगी नहीं मिल रही थी। तो वो उन्होंने ये नहीं बताया कि वादे कौन से थे। पंजाब हुकूमत का हमें पता है उनका जो पावर शेयरिंग वहाँ करना चाह रहे थे वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा। वो ऑब्वियसली मरीम साहिबा शायद चचा की भी नहीं सुनती इस ऐसे मामलात में, तो वहाँ पे इश्यूज समझ आते हैं। यहाँ पे क्या 26वीं तरमीम के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से क्या मामलात हुए थे, क्या वादे हुए थे, तो क्यों वो किसने उस पर इम्प्लीमेंट उसको नहीं किया और उनकी खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है। और 24 घंटे गुजर चुके उनके इस किस्म के बड़े शदीद किस्म के इल्ज़ामात और शिकवे और सारा जो उन्होंने कहा है, कोई हुकूमत की तरफ से अभी तक जवाब नहीं आया उसका। ये लेजिस्लेशन अपनी जगह पे जो आपने कहा वो तो होनी थी, उसे PTI ने भी इख्तिलाफ किया उससे, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी खामोशी है। शायद हुकूमत सोच रही है कि जवाब दिया जाए ना दिया जाए, लेकिन ये एक आम सी बात है जब इसको रिलाइज करते हुए चीज़ें होती हैं, आप आपस में बैठ के तय करते हैं। पब्लिक स्टेटमेंट का मतलब यकीनन प्रेशर बढ़ाना है, और इस वक्त जब 24 नवंबर की कॉल आ गई, जैसे आपने कहा, मैक्सिमम उससे एक्सट्रैक्ट करना है हुकूमत से फेवर फ़ायदा उठाना। नजमुल साकिब साहब, आप क्या समझते हैं? कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने भी कहा था मेरे साथ वादा खिलाफी हुई है, आज बिलावल साहब कह रहे हैं मेरे साथ वादा खिलाफी हुई है, और फिर मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि बिलावल साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब से नाराज़ हैं। तो एक मुलाकात की मार है, ये नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी? देखिए, जब जूलियस सीजर को ब्रूटस ने छुरा घोंपा था ना, तो वो तकलीफ़ तो होती है। और याद रहे कि दुश्मन से आप निपट सकते हैं, दोस्तों से ज़रा मुश्किल होता है। और इस सूरत हाल में ये जो कह रहे हैं मेरे पीठ में छुरा घोंपा है और मुझे आइन साजी करने नहीं दी गई, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? ये किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं आइन साजी में आपको जो है वो यानी मुशावरत नहीं की गई आपने। 26वीं तरमीम में जितनी दौड़ें आपने लगाई दिन रात, वो तो किसी ने भी नहीं लगाई। फिर सवाल ये है कि अगर आपके कुछ एतराज़ात थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो जिस वक़्त ये तरमीम हो रही थी तो आप उठ के बाहर क्यों नहीं आए? आपके सारे के सारे पीपल्स पार्टी के लोगों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? हमारे साथ अन्याय किया है, दौड़े लगाई, क्या पता उनको लगता हो कि दौड़ उन्होंने लगाई, फर्स्ट कोई और आ गया। नहीं, दौड़ें उन्होंने लगाई, और उस वक्त हमने इसी प्रोग्राम में, आपके इस प्रोग्राम में बताया था कि वो दौड़ें क्यों लगा रहे हैं। वो क्रेडिट लेना चाहते थे कि आपसे नहीं हुआ, आपसे नहीं हुआ, हम करके दिखाएंगे, और वो क्रेडिट इत्तेफाक से उनको नहीं मिला। वो क्रेडिट उनके कहीं किसी खाते में नहीं आया। तो तकलीफ तो इस बात की है। देखिए, ये जो 2-3 बयानात हैं ना, इसके अंदर कहानियां छुपी हुई हैं, टाइम नहीं है, मैं जल्दी से बताता हूं। कहते हैं जी एहतिजाजन जुडिशल काउंसिल से अलहदा हो गए। जुडिशल काउंसिल बनी कैसे? ये 26वीं तरमीम से बनी, तो 26वीं तरमीम तो आपने लगाई दौड़े, बात खत्म हो गई। फिर कहते हैं जी हमारे साथ झूठ बोला गया, और फिर ये इंटरनेट जो है और VPN पे ये जो हुकूमत है ये झूठ बोल रही है। तो आप झूठ बोलने वाले के साथ खड़े हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? अब सवाल ये पैदा होता है, ये जितनी भी आपने बातें की हैं ना, आइन साजी पर मुतमईन नहीं थे, इंटरनेट स्पीड पर हुकूमत झूठ बोल रही है, सिंध के साथ सलूक ठीक नहीं हो रहा, ये आप किसके बारे में कह रहे हैं? ये आप अपने इत्तेहादी के बारे में कह रहे हैं, हुकूमत वक्त के बारे में कह रहे हैं, नून लीग के बारे में कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम उनके बारे में कह रहे हैं। अब आप बताइए, व्हाट आर यू प्रिपेयर टू डू नाउ? आपने तो साबित कर दिया कि हुकूमत झूठ बोल रही है, आपने साबित कर दिया, और आपकी बात को हम मानते हैं। अब बताइए, क्या आप इस झूठी हुकूमत के साथ रहेंगे? बताइए ना। असल में बात यह है ज़ौक कि हमारे यहाँ सियासत को कहा जाता है जी कि ये सियासत है, कि जब टाइम आया, ऊपर से हुक्म आया कि ये करना है, कर लिया, और उसके बाद रोना धोना शुरू कर दिया, और हम इसको सियासत का नाम देते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। गुज़िश्ता दिनों के अंदर पाकिस्तान में VPN से एक बड़ी तादाद के अंदर ब्लॉक किए गए हैं और VPN का इस्तेमाल लोग क्यों करते हैं? एक तो फाहिश वेबसाइट्स के हवाले से इसको ब्लॉक किया जाता है। दूसरा, जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस या पूरी दुनिया में कहीं भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जिनको आवाम इस्तेमाल करती है अपनी राय देने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर VPN का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में जब ट्विटर यानी जो बाद में X हो गया उसको बैन किया गया तो उसके बाद हमने देखा कि VPN का इस्तेमाल बढ़ गया। और सिर्फ ये आम आवाम नहीं बल्कि आपके आला तरीन ओहदे पर फाइज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी अपनी ट्वीट्स VPN के ज़रिए ही करते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नॉर्मली तो पाकिस्तान के अंदर X बंद है, तो अगर आपने उस पर कोई भी पैगाम देना है तो इसी तरह बहुत से वफाकी वज़रा भी हैं, तमाम अपोजिशन पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इत्तेहादी, तो तमाम लोग VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। नजमुल साकिब साहब, ये इंटरनेट पर पाबंदियाँ और ये जो एक VPN का ताल्लुक है, किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को ब्लॉक कर देना कि रियासत के बयानिए के ख़िलाफ़ अगर कहीं कोई बयानिया आ रहा होता है, तो ये ठीक इक़दाम है आपको लगता है रियासत की जानिब से, या इसमें गुंजाइश रखनी चाहिए क्योंकि मौजूदा दौर के तकाज़ों के ये बरखिलाफ़ है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये VPN जो है क्या ये कोई कानूनी चीज़ है कि ये कोई इल्लीगल चीज़ है। आप जानते हैं आजकल के नौजवान जो हैं बहुत ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों के बारे में कि क्या ये लीगल चीज़ है। दूसरा ये जान लेते हैं कि क्या किसी हुकूमत को ये इख्तियार पहुंचता है कि वो VPN को जो है वो फॉर्मलाइज़ करे और उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए वगैरह वगैरह। दूसरा सवाल ये है कि फ़ायरवॉल की जब आप बात करते हैं तो क्या कोई हुकूमत कर सकती है कि नहीं कर सकती, इसको भी देख लेते हैं कानूनी तौर पे। तीसरा ये है कि अगर चाइना से आती है ये फ़ायरवॉल तो बताया जाता है जी चाइना में भी ये फ़ायरवॉल लगी है, तो चाइना में इस वक्त 6 यानी GB की बात है, इंटरनेट की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आपकी इंटरनेट की स्पीड की वजह से जो कि फ्रीलांसर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनका सत्यानाश हो गया हुआ है। देखिए, इस प्रोग्राम में आने से तकरीबन 1 घंटा पहले, यूँ समझिए कुछ 6 बजे के करीब, ये हमें इतला मिलती है कि हुकूमत ने, इंटीरियर डिवीज़न ने बाकायदा तौर पर इसके बारे में बताया है और वो खबर जो है वो आप यानी सुबह के अखबारों में पढ़ेंगे। वो क्या खबर है? वो ये कहते हैं जी कि ये जो यानी आपका VPN है जिसको हमने बंद किया है, इसकी वजूहात हैं, वो वजूहात बताई हैं। दूसरा ये बताया उन्होंने कि इसके लिए एक सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क जो है वो जारी कर दिया गया है, उसको पढ़िए और ये जो आपका ऑनलाइन, आपका न्यू ऑनलाइन पोर्टल है, इसके ज़रिए रजिस्टर करवाइए और VPN में आपको जगह जो है वो मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने आखिर खुल के बता दिया कि ये वाकई हुआ है, ये हमने किया है। फिर ये कि इसके एरियाज बताए हैं उन्होंने उस खबर में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तवस्सुत से हमें पता चला है कि 4-5 एरियाज हैं जो उसको फोकस करके इंटरनेट की पाबंदी, फायरवॉल, VPN वगैरह जो है वो है। सबसे पहले उन्होंने बताया जी कि जो टेररिज्म और टेररिस्ट जो हिसाब किताब हैं उनके सहूलतकार, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसमें जाहिर है कि आपके जो PTI के वर्चुअल टाइगर्स हैं वो भी उसमें मौजूद होंगे कि इनका या तो मक्कू ठप्पा जाए, इनको नुकेल डाली जाए, कम से कम आइडेंटिफाई किया जाए, पहला। दूसरा ये है कि पोर्नोग्राफी, जिसके बारे में पता लगा है कि तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पिछले सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान कोशिश की है कि उन वेबसाइट्स को एक्सेस किया जाए। 2 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ पाकिस्तान में। तो उसको आपने क्यों नहीं करना है कि जी ये चूँकि वेबसाइट्स हैं, ये मॉरली ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। तीसरा और अहम पहलू है कि कोई ब्लास्फेमस कोई ऐसा मटीरियल आता है जो कि उसको रोकना चाहते हैं तो उसको रोक रहे हैं। अब ये है, यानी मुख्तसरन मैं बता रहा हूँ, सुबह अखबारों में आ जाएगा ये, लेकिन अच्छा लगा कि आपने फाइनली बताया कि ये पाबंदी आपने लगाई है और उसकी रीज़न भी बताए। सिर्फ एक बात यहाँ पे करनी है कि जब आप गंदम यानी पीसते हैं ना तो घुन भी पिसता है। तो आपको अब जबकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया उन वर्चुअल टाइगर्स को और टेररिस्ट को और डिजिटल जो आपके टेररिस्ट थे, तो अब ऐसा कीजिए कि VPN पे जारी कर दीजिए रजिस्ट्रेशन, आप इंटरनेट की स्पीड को सिर्फ बढ़ा दीजिए और उसके लिए सिर्फ ये है कि इस वक्त जो है वो 3G के करीब या 2.5D वो जो है आपकी G या 3 यानी आपकी G है, उसको कम से कम 5, 5.5 तक 6 तक लेके आइए। बाकी आपका ये हिसाब किताब जो है वो जारी रहे, क्योंकि आपके बहुत सारे ख़ास तौर पे नौजवान जिनका बिजनेस, जिनका कारोबार इस पे है, इस पे उनका वो डिपेंड करते हैं। राइट राव साहब, ये बुनियादी वजूहात तो सामने आ गई हैं और फिर
इस पर अमल दरामद भी हो रहा है, फिर फायरवॉल का हम गाए बगाहे सुनते भी रहते हैं। तो ये VPN इस्तेमाल इसीलिए नौजवान करते हैं ख़ास तौर पर कि स्पीड बेहतर हो जाए इंटरनेट की, या फिर वहाँ रसाई हो जाए जो कि बैन है। तो क्या इससे मामलात हल हो जाएंगे? और अब जब एक्सेप्ट कर लिया तो अब ये चीज़ें हल हो जाएंगी, ये स्पीड जो कम होती है, या 24 तारीख जब करीब आएगी तो फिर इंटरनेट स्लो डाउन हो जाएगा, तो वो अब हल हो जाएंगे? देखिए, अल्लामा इकबाल ने फरमाया था 100 साल पहले, उन्होंने कहा था कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कटन है कौमों की ज़िंदगी में। और ये हमारी हिस्ट्री है बरे सगीर की। गोरा जब यहाँ पे ट्रेन लेके आया तो उस वक्त हमने कहा था हमारी भैंसों का मसला हो जाएगा, हमारी मुर्गियाँ अंडे नहीं देंगी, और फिर स्पीकर पे और इन चीज़ों पे सब पे हमने अपने अपने फतवे जारी फरमाए थे। और उसके बाद फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई तो उस पर भी बहुत ज़्यादा हमने रजिस्ट किया, तो हमने नहीं होने दी। फिर आप आ जाएं भुट्टो साहब के दौर में, जब दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप फ़रोग पा रही थी, सनतें लग रही थी, प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर रहा था, हमने सब कुछ जो सनतें हमारी चल रही थी, बेहतरीन चल रही थी, हुकूमत की तनख्वाहें तक एक ग्रुप दिया करता था, तो उसको हमने नेशनलाइज कर लिया। तो हमारा काम यही है, हम हमेशा उल्टी गंगा बहाने की कोशिश करते हैं, और आखिर पे 20-30 साल बाद हम एहसास होता है कि हमने गलत किया था, तो फिर उस वक्त तक काम बहुत ख़राब हो चुका होता है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ इसकी। ये जितना भी है सिलसिला VPN वाला है, VPN एक तो नजम साकिब साहब ने बात की, जर्नल एक मिसकंसेप्शन ये आई है, 2 करोड़ वेबसाइट्स VPN के थ्रू एक्सेस की गई हैं, वो सारी पोर्न वेबसाइट्स नहीं थी। VPN के थ्रू कुछ वेबसाइट्स अप्रोच की गई, वो तकरीबन 2 करोड़ के करीब है, लेकिन वो सारी वो वेबसाइट्स नहीं थी जिनके बारे में अमूमी तासुर पाया जा रहा है। उसमें बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स भी थी जो हमारे यहाँ, बहुत सी आपकी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं इंटरनेशनल जो आप नहीं खोल सकते VPN के बगैर, हमारे यहाँ उसको बंद किया हुआ है। तो इस किस्म की चीज़ें आपको एक्सेस करनी पड़ती हैं। जो काम है बुनियादी तौर पे जो हमें सबसे ज़्यादा, ये IT और AI का दौर है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हो रहा है, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। मेरा बरखुरदार है और वो एक कंपनी के साथ काम करता है, उसकी ट्विटर की ऐप के ऊपर उन्होंने कुछ चीज़ें करनी होती हैं। वो कहता है हम सारा काम करते हैं, जैसे हम ट्विटर पर जाते हैं उसको, ठीक है, VPN भी बंद हो जाता है और इंटरनेट भी बंद हो जाता है, स्पीड की तो अपनी जगह पे ना जगह सारी। तो उसमें क्या होता है, मसले एक बंदे ने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ जो आपने 3 महीने में कंप्लीट करके देना है, तो आपका वो 3 महीने में कंप्लीट नहीं होता, वो 4 महीने लगते हैं, 4.5, 5, 6, तो आप अपने वादे पे पूरा नहीं उतरते। तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है, आपकी क्लाइंटेज कम हो रही है, आपकी अर्निंग्स कम हो रही हैं, आपके जो नौजवान हैं वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और उसको आप VPN जिस वजह से लगा रहे हैं, जिस चीज़ को रोकने के लिए, जिस बयानिए को रोकने के लिए आप कर रहे हैं, वो साथ साथ आप दूसरी तरफ उन लोगों में भी क्रिएट कर रहे हैं जो शायद उस बयानिए के उस तरह से कायल नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा बिलावल ने सही कहा है कि किसी से मशवरा कर लें, आपको अगर समझ नहीं आ रही तो ये चीज़ें टैकल की जा सकती है, बड़े अच्छे तरीके से की जा सकती हैं। ये भोंडे तरीके से करने की वजह से उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। यानी उसके इफेक्ट्स नहीं पहले नोटिस किए जाते, पहले अमल दरामद कर दिया जाता है और बाद में देखा जाता है कि नताइज क्या होंगे। साकिब मशकी साहब, मौशी नुकसान हो रहा है, हम ये सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, हम अपने आसपास लोगों को भी महसूस कर पा रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं कि भाई मौशी तौर पर नुकसान हो रहा है। कितने लोग ऐसे हैं हमारे या आपके जानने वाले होंगे जो असरअंदाज डायरेक्ट हुए हैं मौशी तौर पर। तो हुकूमत को सबसे ज़्यादा मौशी नुकसान हो रहा है इसका, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हुकूमत तो चाहेगी कि जल्द से जल्द इसको लाइन पर लाया जाए, और आपको लगता है कि यही इकदामात हैं, अब एक्सेप्टेंस हो गई है, अब अगर फायरवॉल भी इंस्टॉल हो गई है तो चीज़ें ऐसे ही होंगी, पूरी दुनिया में ऐसे ही चलती हैं? पहली बात तो ये है कि ये क्यों हो रहा है, इसका जो मेरे पास जवाब है वो 1 लाइनर है। 8 फरवरी इलेक्शन के रिजल्ट्स उस तरह नहीं आए जिस तरह चाह रहे थे और जिस तरह तवक्को की जा रही थी, और सख्तियों के बावजूद वो रिजल्ट्स नहीं आए, तो ये एक बड़ी वजह है। बाकी आप 100 रास्ते जो है निकालते जाएं, बातें करते जाएं। अब मुझसे अगर कोई पूछे कि आप जो है पोर्नोग्राफी की या फोश मवाद की जो वेबसाइट्स रोकनी चाहिए, बिल्कुल रोकनी चाहिए, उसमें कोई मसला ही नहीं है, सीधी उसमें तो सीधा तरीका है, आप रोक सकते हैं। उसमें VPN X पे पाबंदी, इंटरनेट बंदिश या उसमें स्लो डाउन करने का ज़रूरत ही नहीं है। ब्लास्फेमस कंटेंट रुकना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें, और वो इजीली रोका जा सकता है, उसके अलग टेक्नोलॉजी मौजूद है। उसमें आप क्यों VPN के साथ कैसे यानी उसमें आप उस वेबसाइट को लिख देते हैं कि वो एक्सेस ना हो, लेकिन आप ये समझते हैं कि एक हद तक, ये बताएं ना, एक हद तक दहशतगर्दी के वाकयात या वो जो राब्ते हैं वो भी तो इन्हीं इक़दामात से मतलब वो भी हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि इसके लिए आपको X को बंद करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात और बताएं
कि पिछले पीटीआई के दौर में भी, उसके बाद अभी 4-5 साल में कितनी जॉब्स क्रिएट की हैं इस गवर्नमेंट ने। आप कह रहे हैं माशी, मैं माशी नहीं, कि माशी के साथ साथ ये क्रिएटिव, मतलब बहुत ज़्यादा माइंड है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम होता है। मतलब वक्त के साथ साथ जो हमारा नौजवान है वो पढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है, जॉब नहीं है, वो अपना रास्ता निकालता है थ्रू वेबसाइट, थ्रू इंटरनेशनली कोई जो है वो बिजनेस कर रहा है, कोई क्लाइंट है उसका। कोविड के बाद हर चीज़ ऑनलाइन हो गई ना, ऑनलाइन हो गई। प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।